आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। साल 2000, जुलाई का महीना। कर्नाटक के सीएम ऑफिस में एक ऑडियो कैसेट पहुंची। उसे चलाते ही अफसरों के पांवों के नीचे से जमीन खिसक गई। कैसेट में एक डाकू की जानी पहचानी आवाज थी। इसने कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार राजकुमार को अगवा कर लिया था और उन्हें छोड़ने के बदले रखी थी कुछ मांगें। इनमें सबसे बड़ी मांग थी जेल में कैद उसके 51 साथियों की रिहाई। यही मांग सरकार को सबसे ज्यादा आखिरी और खारिज कर दी गई। उस डाकू ने ऐलान कर दिया कि मांगें नहीं मानी गईं तो फिर जंगल में राजकुमार की लाश मिलेगी। यह खबर आग की तरह फैली। लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। वो राजकुमार की रिहाई चाहते थे। बेबस सरकार ने तय किया कि 51 कैदी छोड़े जाएंगे, लेकिन तभी सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने इस रिहाई पर रोक लगा दी। मामला अब पेचीदा हो गया था। तय हुआ कि डाकू से बातचीत की जाएगी। भारी ईमान मनोवल चला और 108 रोज बाद सुपरस्टार राजकुमार उस डाकू की गिरफ्त से बाहर थे। न्यूज चैनलों की स्क्रीन पर ब्रेकिंग फ्लैश हुई। सुपरस्टार राजकुमार हुए रिहा, खूंखार डाकू वीरप्पन ने बख्शी जान। नमस्कार, मेरा नाम है अमन गुप्ता और आज तक रेडियो का बेहद खास प्रोग्राम नामी गिरामी सुन रहे हैं आप। हम बात कर रहे हैं आज भारत के सबसे खूंखार डाकू वीरप्पन की। जब कभी भी दुनिया के सबसे खूंखार और खौफनाक डाकुओं की फहरिस्त बनेगी तो उसमें एक नाम सबसे ऊपर होगा, कूज मुनीस्वामी वीरप्पन, जिसके पीछे 3 राज्यों की पुलिस ने 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा फूंक डाले, जिसे पकड़ने के लिए 30 सालों तक 3 राज्यों की पुलिस कर्नाटक और तमिलनाडु के जंगलों की खाक छानती रही, जिसके ऊपर अरबों रुपए की चंदन की लकड़ी की तस्करी का आरोप था और जिसने बस अपने शौक की खातिर हजारों हाथियों की हत्या कर डाली थी। मगर इस हैवानियत की शुरुआत कैसे हुई थी, इस बारे में एक अरसे से क्राइम कवर कर रहे क्राइम तक के मैनेजिंग एडिटर शम्स ताहिर खान बताते हैं। वीरप्पन की जो पूरी कहानी है वो कहानी शुरू होती है करीब आप मान के चलिए 70 में, इसलिए कि 1952 में वीरप्पन पैदा होता है और इसकी पैदाइश जो होती है वो एक गोपीनाथम जगह है तमिलनाडु और कर्नाटक, वहाँ पे सीमा में। तो वहाँ पे इसकी पैदाइश हुई थी। एक चरवाहे परिवार में जन्मा और इसके बचपन का नाम था कूज मुनीस्वामी वीरप्पन। 17 साल की उम्र में इसने पहली बार क्राइम किया और ये जानवरों को मारने लगा, तस्करी करने लगा। फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से झगड़ा हुआ तो कहते हैं 17 साल की उम्र में इसने पहला कत्ल किया और उसके बाद कत्ल करने के बाद फिर ये धीरे धीरे जो छोटे मोटे तस्कर थे जंगलों में, चंदन तस्कर, हाथी दांत के तस्कर, ये उनके साथ जुड़ता गया और फिर ये बहुत शॉर्ट टेम्पर, गुस्से वाला। उसके बाद धीरे धीरे इसने अपनी जगह ऐसी बना ली कि फिर इस पूरे जंगल में, जो चाहे तमिलनाडु का जंगल हो या फिर कर्नाटक या केरल की पूरी सीमा में, धीरे धीरे इसने सारे गैंग को खत्म कर दिया और बस एक छत्र राज सिर्फ और सिर्फ वीरप्पन का बचा। 90 के दशक तक वीरप्पन की दहशत तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में चरम पर पहुंच चुकी थी। जंगल में छिपे उस डाकू को पकड़ा कैसे जाए, ये तीनों राज्यों के लिए सबसे बड़ी चिंता थी। तभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीरेंद्र पाटिल ने फैसला किया कि वो वीरप्पन को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करेंगे और इसकी जिम्मेदारी दी गई IPS KU शेट्टी को। इस बात की जानकारी जब वहां के डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट P श्रीनिवास को हुई तो उन्होंने टास्क फोर्स में शामिल होने की इच्छा जताई। ये वही P श्रीनिवास थे जिनके चंगुल से कुछ सालों पहले वीरप्पन भागा था और अब वो किसी भी कीमत पर उसे पकड़ना चाहते थे। श्रीनिवास की बात मान ली गई। अब वो STF का हिस्सा थे। वो जानते थे कि अगर वीरप्पन तक पहुंचना है तो सबसे पहले उसके गांव गोपीनाथम तक पहुंचना होगा। गोपीनाथम गांव बेहद पिछड़ा था। श्रीनिवास ने इसी का सहारा लिया। वीरप्पन को पकड़ने के लिए जो भी पैसे STF को दिए जाते, उसका ज्यादातर हिस्सा उन्होंने गांव की जरूरत पर खर्च किया और देखते ही देखते कुछ ही महीनों के भीतर गांव में एक मंदिर और एक डिस्पेंसरी खुलवा दी गई।
अपनी पहचान बदलकर गोपीनाथम में रहने आए श्रीनिवास पर लोग भरोसा करने लगे और इसमें वीरप्पन का भाई अर्जुनन, बहन मारी और पत्नी मुथुलक्ष्मी भी शामिल थे। धीरे धीरे श्रीनिवास को वीरप्पन के बारे में जानकारी मिलने लगी। कुछ ही रोज गुजरे थे कि इसकी भनक वीरप्पन को लग गई। उसने गांव में संदेशा भिजवाया कि श्रीनिवास एसटीएफ का आदमी है और गांव वालों को उससे दूर रखा जाए, मगर इस बात का गांव वालों पर कोई असर नहीं हुआ। तभी अचानक एक रोज वीरप्पन की पत्नी मुथुलक्ष्मी गांव से फरार हो गई। एसटीएफ के बाकी लोगों को लगा कि वीरप्पन की पत्नी को भगाने में वीरप्पन की बहन मारी का हाथ है और बिना श्रीनिवास को भरोसे में लिए मारी को इंट्रोगेशन के लिए ले आया गया। जैसे ही श्रीनिवास को इसकी खबर हुई, वो भागा भागा मारी से मिलने पहुंचा, मगर अब तक श्रीनिवास मारी का भरोसा खो चुके थे। मारी को लगने लगा कि पुलिस अब उसके साथ कुछ भी कर सकती है और इसी डर से उसने खुदकुशी कर ली। बात अब यहां से बहुत बिगड़ने वाली थी, क्योंकि वीरप्पन श्रीनिवास को अपनी बहन का कातिल मान चुका था। कुछ रोज बाद वीरप्पन का भाई अर्जुनन श्रीनिवास के पास आकर बोला, वीरप्पन खुद को पुलिस के हवाले करना चाहते हैं। वो नाम दिल्ली में है, मगर उनकी एक शर्त है कि उन्हें गिरफ्तार करने सिर्फ आप जाएंगे और वो भी बिना हथियार के। आपके साथ मैं भी चलूंगा और आप चाहें तो कुछ गांव वालों को साथ लेकर चल सकते हैं। श्रीनिवास तैयार हो गए। रास्ता लंबा था और पैदल ही तय करना था। बिना समय गंवाए श्रीनिवास वहां के लिए निकल पड़े। मंजिल जैसे जैसे करीब आती गई, उनके साथ के लोग पीछे छूटते गए। इसकी खबर श्रीनिवास को नहीं थी। कुछ ही देर बाद वीरप्पन उनके सामने था। श्रीनिवास कुछ बोल पाते कि एक गोली उनके सीने के आर पार हो गई और वो वहीं गिर पड़े। गोली खुद वीरप्पन ने चलाई थी। वो जोर जोर से दहाड़ता हुआ राक्षसों की तरह हंसने लगा, नाचने लगा, मगर अभी उसका मन नहीं भरा था। उसने तलवार निकाली और श्रीनिवास की गर्दन को काट दिया। इसके बाद श्रीनिवास के सिर को उठाकर वो अपने कैंप पहुंचा। कैंप पहुंचते ही सिर को उसने जोर से जमीन पर पटका और अपने साथियों के साथ श्रीनिवास के कटे सिर से फुटबॉल खेलने लगा। वो लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहता था कि वीरप्पन की तरफ आंख उठाने का मतलब होता है मौत। इस घटना से लोग सिहर उठे थे। लोगों में वीरप्पन की दहशत बढ़ती चली गई। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। हत्याओं की उसकी भूख जाग उठी थी। मगर एक सवाल जो वीरप्पन के साथ नत्थी रहता है, वो ये कि 3 राज्यों की पुलिस जब उसका पीछा कर रही थी, तब वो किसी भी गिरफ्त में आ क्यों नहीं रहा था। शम्स ताहिर खान बताते हैं। वीरप्पन का ये था, पकड़ना मुश्किल इसलिए था कि जिस जंगल में वो रहता था, एक तो 3 स्टेट, अगर कर्नाटक की पुलिस एसटीएफ उसके पीछे पड़ती तो वो जंगल पार करके तमिलनाडु में पहुंच जाता। तमिलनाडु की पुलिस ज़्यादा वो करती तो वो केरल में पहुंच जाता। वो पूरे जंगल की सीमा जो है वो एक, तो वो भी मुश्किल थी। शुरुआत में तो ये भी था कि स्टेट आपस में ही लड़ पाती थी कि आप हमारे सीमा में कैसे दाखिल हुए। कर्नाटक वाले तमिलनाडु से कहते, तमिलनाडु वाले केरल से कहते। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए फिर ज्वाइंट ऑपरेशन के लिए एसटीएफ का गठन किया गया था। वीरप्पन की क्रूरता का एक और किस्सा है, जब उसने पुलिस से बचने के लिए अपने ही नवजात बच्चे की जान ले ली थी। 1993 में वीरप्पन की एक बेटी पैदा हुई। एक बार वीरप्पन अपने 100 साथियों के साथ जंगल में छिपा हुआ था। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। जंगल में बच्ची की रोने की आवाज से पुलिस उसको पकड़ लेती। इस वजह से वीरप्पन ने अपनी ही बेटी का गला दबाकर उसे मार डाला। दशकों तक वीरप्पन ने अवैध तस्करी के जरिए करोड़ों रुपए कमाए। वो हाथियों का शिकार करके उनकी खाल और दांत बेचता था। साथ ही चंदन की लकड़ियों की तस्करी से उसे जो पैसे मिलते थे, वो उनसे हथियार खरीदता था। मगर कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि 3 राज्यों की पुलिस फोर्स जिस डाकू के पीछे है, वो इतनी आसानी से चंदन की तस्करी कर कैसे लेता था। शम्स ने इसकी वजह बताई। देखिए, मिली भगत तो होती है फॉरेस्ट अफसर के भी बाकी वक्त पर, लेकिन उसका अपना भी एक पूरा नेक्सस था। कहाँ से कहाँ तक जाना है, फिर आगे कौन ले जाएगा, ये पूरा एक नेक्सस काम करता था। तो और ये इतने सारे चंदन की तस्करी उसने 1-2 साल में नहीं किया, बल्कि 20-30 साल में उसने किया है। 2002 आते आते वीरप्पन पर सरकार की कार्रवाई तेज हो गई थी। इस डर से कई डाकुओं ने वीरप्पन का साथ छोड़ दिया। वीरप्पन को लगने लगा कि उसका आतंक अब धीरे धीरे कम हो रहा है। उसने योजना बनाई कर्नाटक के पूर्व कृषि मंत्री एच नागप्पा को अगवा करने की। अपने एक आदमी को उसने नागप्पा के घर पर नजर रखने को कहा। एक रोज वीरप्पन के खबरी ने बताया कि आज नागप्पा का अपहरण किया जा सकता है। इतना सुनना था कि वीरप्पन की पूरी फौज नागप्पा के घर पर आ धमकी। वीरप्पन को देखते ही नागप्पा डर से कांपने लगे। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, नागप्पा अगवा हो चुके थे। खबर पूरे देश में फैल चुकी थी।
कुछ रोज बाद उसने कर्नाटक की सरकार से 100 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी और कहा कि उसके खिलाफ चल रहे एसटीएफ के एक्शन को तुरंत रोका जाए। दूसरी तरफ तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने वीरप्पन के खिलाफ शूट एट साइट के ऑर्डर जारी किए हुए थे। इसका पता चलते ही नागप्पा की पत्नी जयललिता से मिलने पहुंची, उनसे गुहार लगाई कि ये ऑर्डर वो वापस ले लें। जयललिता ने साफ इनकार कर दिया। इसी दौरान पेड़ से बंधी एक धोती में एक टेप रिकॉर्डर मिला। इसमें वीरप्पन कह रहा था कि अपहरण के कुछ रोज बाद उसके गैंग पर किसी ने हमला बोला और नागप्पा अब उसके साथ नहीं है और हो सकता है कि वो अब जिंदा भी ना हो। 4 दिन बाद नागप्पा की लाश मिली। सबको यकीन था कि यह हत्या वीरप्पन ने ही की थी। मशहूर एक्टर राजकुमार के अपहरण के बाद पूर्व मंत्री नागप्पा की हत्या ने सरकार की बेबसी को एक्सपोज कर दिया था। इस बीच एसटीएफ की टीम लगातार जंगल की खाक छान रही थी, मगर फिर भी वीरप्पन उनकी पकड़ से बाहर था। देखिए, डर और दहशत ही की वजह से तो ये लोग सामने आते हैं क्रिमिनल, ये हर जगह यही है। लेकिन कई बार हालात ऐसे होते हैं कि जब पुलिस फोर्स मुकाबला नहीं कर पाती तो आम लोग बेचारे तो और डरते हैं। और ख़ासतौर पे इस मामले में तो मैं अगर वीरप्पन की बात करूं तो कहाँ कहाँ डर, जैसे उसका जो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, तो वहाँ के सत्यमंगलम, बांदीपुर, कोल्लोगेल, मदुमलाई, वायनाड, ये वो ख़ास जंगल थे जो एकदम बहुत ही बीहड़ अंदर तक फैले हुए हैं, मीलों तक। यहाँ पे उसका राज्य चलता था। इस जंगल के एक एक मोड़ से, एक एक पगडंडी से, एक एक पेड़ से अच्छी तरीके से वाकिफ था। ये हर चीज़ जानता था और इसीलिए बाकी लोगों को ऑपरेशन करके उस जंगल में जाकर ऑपरेशन करना बेहद चुनौती भरा काम था। और ये हम बहुत सारे एसटीएफ के ऑपरेशन नाकाम भी हुए। लेकिन ये सोचिए कि एक आदमी जो जंगल, जिसका घर एक एक पेड़ की टहनी तक से वाकिफ़, एक एक चिड़ियों की आवाज़ से वाकिफ़, आवाज़ भी निकालना जानता था। वो आवाज़ निकालने की अपनी इसी कला की वजह से उसने कई बार कई पुलिस वाले और फॉरेस्ट के अफसरों को भी मारा है, उनको फंसा कर, उनको उलझा कर। तो ये चीज़ें थी। 2003 में के विजय कुमार को एसटीएफ का चीफ बनाया गया। यह दौर था जब वीरप्पन कमजोर होता जा रहा था। आईपीएस अफसर विजय कुमार के लिए वीरप्पन कोई नया नाम नहीं था। 1993 में भी विजय ने उसे पकड़ने की नाकाम कोशिश की थी। इस बार विजय कुमार ने योजना बनाकर बड़े दिमाग से काम लिया। उन्होंने वीरप्पन के गैंग में अपने आदमी घुसा दिए। ये वो वक्त था जब वीरप्पन के गैंग में लोग कम हो रहे थे। विजय कुमार ये बात जानते थे। वीरप्पन दरअसल अपनी बड़ी बड़ी मूंछों पर खिजाब लगाने का शौकीन था। एक रोज उस खिजाब की कुछ बूंदें उसकी आंख में गिर गईं, जिसकी वजह से उसे आंखों की समस्या हो गई थी, कम दिखाई देता था। के विजय कुमार के वीरप्पन की गैंग में घुसाए गए साथियों ने वीरप्पन को आंख के इलाज के लिए राजी कर लिया। इलाज के लिए जंगल के बाहर पपीरा पट्टी गांव में उसके लिए एम्बुलेंस मंगाई गई। वीरप्पन उसमें सवार हो गया। वीरप्पन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एम्बुलेंस पुलिस की है और एसटीएफ का ही एक आदमी उसे चला रहा था। पुलिस बीच रास्ते में ही घात लगाकर बैठी थी। तभी अचानक ड्राइवर ने रास्ते में एम्बुलेंस रोक दी। कहा कि कुछ खराबी आ गई है। रात का वक्त था और वो ड्राइवर उससे उतरकर भाग गया। इससे पहले कि वीरप्पन कुछ समझ पाता, पुलिस ने एम्बुलेंस को चारों तरफ से घेर कर फायरिंग शुरू कर दी और इसमें वीरप्पन मारा गया। राहत की वो तारीख थी 18 अक्टूबर 2004। वीरप्पन के मारे जाने के बाद आज तक उस पर कई किताबें लिखी गई, मूवीज और सीरियल्स बनाए गए, मगर लोग कहते हैं कि ये मूवीज उस खौफ को नहीं दिखा पाई जो वास्तव में वीरप्पन ने पैदा किया था। कहा जाता है कि वीरप्पन ने अपनी जिंदगी में 184 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा और इनमें 90 से ज्यादा पुलिस वाले थे। वैसे तो कई डाकुओं ने भारत में अपनी धमक रखी, खौफ पैदा किया, मगर जो दहशत, जो खौफ वीरप्पन ने लोगों के मन और दिल में बिठाया था, वो शायद ही कोई दूसरा डाकू बिठा पाया हो। आज के नामी गिरामी का सफर यहीं खत्म होता है। कोई और शख्सियत हो जिस पर आप चाहते हैं कि नामी गिरामी हमें करना चाहिए तो लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है हमारे साथी सूरज कुमार ने, साउंड मिक्सिंग की है अमृत रेगी ने। मेरा नाम अमन गुप्ता है। इजाजत चाहूंगा। नमस्कार। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर।